बच्चों, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, नई इकाई प्रारंभ करेंगे इकोनॉमिक्स में। और जो तीसरी इकाई हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3 जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब विकास नीतियाँ और अनुभव, ठीक है ना। जो कि भारत में आज़ादी के बाद हमारे देश में कितनी क्या अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, उसके संबंध में हम ये पढ़ेंगे। 1947 से लेकर 1990 के तक हमारे देश में आर्थिक तौर पर जो परिवर्तन हुआ है, जो नई नीतियाँ बनाई हैं, उनसे संबंधित पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास है ये दोनों लैंग्वेज में होगी और दोनों लैंग्वेज का जो डेटा है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लाइन लिखी है अंग्रेजी में इसको बताऊँगा। इंडिया इज़ द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर। If the empire loses any part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the son of our empire will have said. ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये कहा है एक ब्रिटेन के वाइसरॉय ने कहा है स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट का जो अर्थ है, इस कथन का जो अर्थ है वो यह है कि ये जो वाइसरॉय हैं विक्टर अलेक्जेंडर, ये बोल रहे हैं कि अगर ब्रिटेन साम्राज्य ने किसी दूसरे देश के सत्ता को खो दिया तो कुछ नहीं होगा, यदि भारत की सत्ता को खो दिया तो उसका अस्त हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी। यही बात हिंदी में भी लिखी है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये बात विक्टर जो अलेक्जेंडर हैं, रूस हैं, जो कि वाइसरॉय थे 1894 में भारत के, उन्होंने ये वाली बात कही है। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले परिचय मैं आपको बताता हूँ। भारत का आर्थिक विकास विषय की एक पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान भी उतना है देना वही उतना महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बच्चों देखिएगा, इसमें लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रोडक्ट तक ही सीमित रखना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 1.2 जो लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको बताऊँगा। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थीं। बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। कहने का अर्थ है कि पुराने समय में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत थी, और जो ब्रिटिश साम्राज्य था बच्चों, वो ब्रिटिश साम्राज्य जो था बच्चों, वो पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर था, क्योंकि भारत से वो कच्चा माल लेता था और उसको सामान बनाकर भारत में ही आयात करता था। तो इस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होती जा रही थी। बच्चों, मैं इसको इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं पहला पैराग्राफ आपको बताता हूँ। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज टू फैमिलाइज यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट इज़ टुडे इन द
aftermath of independence. However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present state and future prospect. So let us first look at state Indian economy prior to the country's independence and form an idea of various considerations that shape India's post-independence development strategy. मतलब भारत जब गुलाम था तो उस समय भारत को की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने उसको तरमरा के रख दिया, उसको पूरी तरह से कुचल दिया. द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज जस्ट अ करंट मेकिंग. इट हैज़ इट्स रूट. हमारी अर्थव्यवस्था की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं अतीत से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें अतीत के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में भी जानना आवश्यक है. इंडिया को जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय के बाद जो अर्थव्यवस्था को चलाने का जो मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि कैसे भी करके हमारी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है. तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रो मटेरियल सप्लायर, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में भारत जो देश जो था वो केवल कच्चे माल का निर्यातक था. कच्चा माल ब्रिटिश साम्राज्य के लोग यहाँ से निर्यात करते थे और वहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट को तैयार करके भारत में बेचते थे और भारत में सेल कराते थे. तो कहीं ना कहीं उनकी जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी मजबूत होती गई और भारत की अर्थव्यवस्था चरमराती गई. इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. और ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो स्तर था वो काफ़ी गिर गया था. इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल से आने के पहले हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, काफ़ी मजबूत थी और पूरी दुनिया में इसके विषय में सबको पता था, सभी देशों को पता था कि हमारे यहाँ का जो लाइवलीहुड है, लोगों का जो रहने का जो स्तर है, जीवन का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा था. द कंट्रीज इकोनॉमीज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़. और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की निर्माण मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है. इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. भारत को उसके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के तौर पर जाना जाता था पूरे दुनिया भर में. हमारे यहाँ की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, जो मेटल प्रेशियस स्टोन से जो वर्क था, उसके लिए भारत देश पूरी दुनिया में मशहूर था. दिस प्रोडक्ट एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट. और इन प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया में ख्याति हासिल कर दी थी, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए थे ये सारे प्रोडक्ट, क्योंकि भारत अपनी रेपुटेशन, अपनी क्वालिटी के कारण ही जाना जाता था पूरी दुनिया में. इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर लिखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन बंगाल. बंगाल में कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था. एक कपड़े का नाम है मसलिन. मसलिन मतलब होता है गिल मलमल. मुस्लिम मतलब होता है मलमल. मलमल का जो कपड़ा होता है जो कॉटन से बनाया जाता है, इसके लिए बंगाल काफ़ी प्रसिद्ध था पूरी दुनिया में. और ढाका और उसके आसपास के क्षेत्र में मलमल का उत्पादन प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से हुआ करता था. द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन वाज कॉल्ड द मलमल. और जो बहुत अच्छी जो क्वालिटी थी मुस्लिन की वो थी मलमल. फॉरेन ट्रैवलर्स ऑल्सो यूज टू रेफर इट मलमल. जो विदेशी लोग थे वो भी इसको कपड़े को मलमल ही कहा करते थे. और ये काफ़ी रॉयल कपड़ा हुआ करता था, काफ़ी शाही कपड़ा हुआ करता था. हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स 1.1 में बंगाल का सूती उद्योग जो है उससे संबंधित यहाँ पर लाइनें लिखी हैं. मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है. इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है. यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है. ढाका में मलमल के जो कपड़े हैं के लिए ढाका काफ़ी प्रसिद्ध था बच्चों. और आपको समझ आ गया होगा ये. इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों. अगला जो पेज है आप उसको देखेंगे. नेक्स्ट पेज पे बच्चों आपको यहाँ देखेंगे पहला जो पैराग्राफ लिखा है, द इकोनॉमिक पॉलिसी इज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब है जो ब्रिटिश जो सरकार थी उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी, ठीक है ना, जो भारत के ऊपर उन्होंने लाद रखी थी, ठीक है ना, वो खुद की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए थी. भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं, वो खुद को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी वो खुद को विकसित करने के लिए बनाई हुई थी. सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. और ऐसी नीतियों ने
हमारे जो मूलभूत हमारा जो आधार था उसको भी हिला के रख दिया, हमारा जो अर्थव्यवस्था था पूरी तरह से उसको चरमरा के रख दिया। एंड ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और हमारा देश केवल एक निर्यातक हो गया था, वो भी कच्चे सामान का, रॉ मटेरियल का निर्यातक हो गया था, और फिनिश्ड प्रोडक्ट का इम्पोर्टर हो गया था। ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटैम्प्ट टू एस्टिमेट द इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम, और विदेशी जो लोग थे उन्होंने कभी भारत की जो राष्ट्रीय आय है और व्यक्तिगत आय है उसको कभी गंभीरता से गणना करने के बारे में कभी नहीं सोचा। सम इंडिविजुअल अटैम्प्ट विच वर मेड टू मेजर सच इनकम सील्ड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट, कुछ लोगों ने जैसे तैसे करके पर कैपिटल इनकम और जीडीपी को मेज़र करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी काफ़ी हानियाँ थी, काफ़ी ज़्यादा त्रुटियाँ थी। जैसे दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले, श्रीवास, VKRV राव एंड RC देसाई, इट वाज राव हु एस्टिमेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। RC राव ने कॉलोनियल पीरियड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, जीडीपी को पहली बार कैलकुलेट किया था। हाउएवर मोस्ट स्टडीज फाइंड दैट द कंट्री ग्रोथ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%। मतलब जो 20वीं शताब्दी के जो पहले 2 दशक थे उनमें जो आर्थिक जो ग्रोथ था, वृद्धि थी, वो 2% से भी कम थी, और लोगों की इंडिविजुअल जो ग्रोथ थी वो 0.5% से भी कम थी। इसके अलावा जो भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो कृषि उद्योग था या कृषि क्षेत्र था, वहाँ पर 85% लोग गाँव में रहा करते थे, जो टोटली निर्भर हुआ करते थे खेती के ऊपर। ठीक है, इस बॉक्स में आप देख सकते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश इंडिया में लोग यहाँ पर खेती करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं बताना चाहूँगा, बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर आपका हिंदी में यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य था उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना है, भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको नहीं ठीक करना है। तो वो खुद के देश के लिए जो नीतियां बनाते थे उनके देश के हित में हुआ करती थी, इंग्लैंड के हित में हुआ करती थी। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने, वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया था। मतलब एक तरह से कठपुतली बन गया था जो यहाँ से कच्चा माल भेजता था और वहाँ से जो सही मटेरियल है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो भारत में आता था, वो लोग खरीदते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो वृद्धि होती थी, आर्थिक वृद्धि, वो ब्रिटेन की होती थी, भारत की बिल्कुल नहीं होती थी। भारत को नुकसान होता था इस चीज़ में। और हमारे यहाँ भारत में कई अर्थशास्त्री जैसे कि दादा भाई नरोजी, VKRV राव, RC देसाई, ये प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्होंने हमारे भारत की जो GDP थी, जिसको सकल घरेलू आय हम कहते हैं, उसको पहली बार मापा और पता चला कि वो 2% से भी कम है, और प्रति व्यक्ति की जो आय है वो 0.5% से भी कम है। कृषि क्षेत्र, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के काल में जो भारत के लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, क्योंकि भारत में 85% से ज़्यादा लोग गाँव में रहा करते थे और उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, खेती किसानी था, कृषि था। बच्चों ये जो चित्र है आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय लोग कृषि करते हुए इस चित्र में आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आपको समझ आया होगा, एक बार और इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।